हेलो एवरीवन, आज देखते हैं यूपी बोर्ड साइंस 2024 पेपर का कोड है 824IJ। इसका सलूशन देखते हैं वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इस पेपर का। पहला क्वेश्चन गिवन है नंबर 1, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। प्रतिबिंब सदैव बनता है, इसका ऑप्शन टिक करना था, तो इसका ऑप्शन है, आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ध्रुव एवं फोकस के बीच। ध्रुव एवं फोकस के बीच। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जब प्रकाश कणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं, तो वह, इसका आंसर देना है, प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अवलंब से दूर हटेंगी। जब अवलंब से दूर हटेंगी तो किस माध्यम से जाएंगी होकर के? सघन से किधर जाएंगी? विरल माध्यम में। इसका आंसर होगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो अवलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। क्वेश्चन 3, तीसरा क्वेश्चन गिवन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। फोकस दूरी क्या गिवन है? F = 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है। तो U = -30, तो फार्मूला लगाएंगे 1/F 1/V माइनस, इसका डायरेक्ट आंसर भी हम लिख सकते हैं, 1/F 15 हो गया, ये V माइनस 1/15 1/V प्लस 1/30, इसको इस साइड लाएंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, 2 - 1, तो ये 1/30 हो गया, 1/V, तो V = 30 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दाईं ओर बनेगा, लेंस के दाईं ओर बनेगा। और जो ऑप्शन है उसके रिगार्डिंग क्या होगा? ऑप्शन के रिगार्डिंग दाईं ओर बनेगा और 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार का भी बनेगा। तो दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा वास्तविक एवं उल्टा
तथा वस्तु के आकार का बनेगा। क्योंकि फोकस दूरी क्या है, क्या किया मैंने 15, और कहाँ रखी है वस्तु, वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर दूरी पर। इसका मतलब क्या है, पीछे साइड रखी हुई है 30 सेंटीमीटर, जस्ट 2 टाइम्स है इसका, तो इसका प्रतिबिंब भी 30 पर बन रहा है। राइट में इसका मतलब 2f1 पर रखी थी, 2f2 पे बन रहा है, तो वस्तु क्या होगा, उसी आकार का बनता है, सॉरी प्रतिबिंब उसी आकार का बनता है जिस आकार की वस्तु होती है, तो वस्तु के आकार का बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन गिवन है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। एम्पियर इंटू सेकंड किसका मात्रक है। तो आंसर देखते हैं। हमारे पास होता है Q = I × T। I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, टाइम का क्या होता है, सेकंड, तो Q का मात्रक, ये किसका मात्रक होगा, आवेश का। तो आंसर क्या आ गया, आवेश का मात्रक है। तो एम्पियर इंटू सेकंड किसका मात्रक है, आवेश का। तो इस तरह से ये क्या है, एम्पियर इंटू सेकंड किसका मात्रक हो गया, आवेश का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोध, एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोध दो प्रतिरोधों के तार समांतर क्रम में जुड़े हैं, यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 एवं I2 हैं तथा प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं H1 एंड H2 हैं, तो H1/H2 ऊष्माओं का अनुपात पूछा गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम एक सेल से दो प्रतिरोध R1 R2 समांतर क्रम में जोड़ देंगे इसे। दूसरा प्रतिरोध ये कोई सेल है, यहाँ से करंट आई जाएगी और यहाँ डिवाइड हो जाएगी I1 और ये I2, ये R1 और ये R2। यहाँ पे करंट डिवाइड हो गई, क्योंकि पैरेलल में समांतर क्रम में करंट क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। अब क्या होगा, डिवाइड हो गई तो यहाँ, लेकिन क्या होता है पैरेलल में समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इक्वल। तो V = क्या होगा, I1 R1, V = क्या होगा, I2 R2, ये इक्वल हो जाएंगे। I1 R1 = I2 R2, ये हो गया। अब क्या निकला रिजल्ट, I1/I2 क्या होगा, R2/R1, ये आ गया। और हीट ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है, H1 = I1² R1T, H2 = I2² R2T। इनका क्या निकालना है हमको, अनुपात।
क्या होगा, H1/H2, ये हम निकालेंगे। H1/H2 क्या होगा, I1 स्क्वायर R1 इंटू टी अपॉन I2 स्क्वायर R2 इंटू टी, ये कैंसिल। आगे देखते हैं इसको। तो अब क्या हुआ, H1/H2, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं I1/I2, कितना वैल्यू है, R2/R1, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं R2/R1, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि I1/I2 का क्या है, ये होल स्क्वायर होगा, और इसके प्लेस पे हम पुट कर देंगे R2/R1। तो यहाँ हम पुट कर देंगे क्या, R2/R1 का स्क्वायर इंटू ये, तो यहाँ क्या आएगा, R2 स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर इंटू R2, इससे एक R1 इससे एक R2 कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा R2/R1। तो ये ऊष्माओं का अनुपात आ गया, क्या आ गया, R2/R1, ये ऑप्शन सही होगा, राइट। तो यहाँ से हमने क्या किया, I1/I2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ पे I1/I2 के प्लेस पे R2/R1 पुट करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये ऑप्शन सही होगा, H1/H2 इक्वल टू क्या होगा, R2/R1। अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन 7, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक चाहिए। आंसर देखते हैं इसका। हमारे पास फार्मूला F इक्वल टू क्या होता है, BQV, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/QV। F क्या, फोर्स, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, और V क्या है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या होगा, मीटर और अपॉन सेकेंड यूनिट। अब क्या होगा, न्यूटन, I का क्या होता है, एम्पियर, टाइम का क्या है, सेकेंड, और अपॉन में क्या आ गया, मीटर अपॉन सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, इसका ये ऑप्शन आ गया। तो मात्रक क्या हो गया इसका, यूनिट या मात्रक न्यूटन बट अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ये ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया मेथेन का संरचनात्मक सूत्र। तो मेथेन एल्केन है, मेथ मतलब एक कार्बन होगा, अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 बॉन्ड लग जाएंगे, ये 4 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो ये मेथेन का क्या है, संरचनात्मक सूत्र, राइट। तो ये ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ये मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है। इसमें दिया हुआ है सजातीय श्रेणी में हमें क्या पता होना चाहिए कि CH2 का डिफरेंस होता है। जिस भी ऑप्शन में CH2 का डिफरेंस दिखेगा और उसमें सेम टाइप का फंक्शनल क्रियात्मक समूह होगा,
तो इसमें ऑप्शन दिख रहा है CH4 एवं C2H6, दोनों में CH2 का डिफरेंस है और क्रियात्मक समूह भी सेम है। एक कार्बन यहाँ 2, तो एक कार्बन बढ़ गया इसमें, 4 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन, कितना अंतर है 2 का, CH2 का डिफरेंस है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा CH4 एवं C2H6, क्योंकि क्रियात्मक समूह भी दोनों का क्या है, सेम है, दोनों क्या है, एल्केन है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर देखते हैं। Pb डबल प्लस नाइट्रेट NO3 माइनस, 2 वैलेंसी यहाँ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये ऑप्शन सही होगा। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र ये होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11, शुद्ध जल का pH क्या होता है? इसका आंसर है 7। शुद्ध जल का pH इक्वल टू 7। शुद्ध जल का जो pH होता है वो क्या होता है, 7, तो इसका आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एंटीमनी है, तो इसमें आंसर लिखना है एंटीमनी एक उपधातु है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। एंटीमनी क्या है, एक उपधातु होती है, राइट, तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है, उपधातु करेक्ट होगा। हम लोग इस पेपर का सलूशन पढ़ रहे हैं 824 IJ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। क्या दिया हुआ है, CH3 COOH प्लस लिखा हुआ है C2H5OH, सांद्र H2SO4 लिखा हुआ है, डॉट डॉट प्लस H2O लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ से H, यहाँ से OH, वाटर निकाल दो, तो वाटर तो आ गया, क्या बचेगा, CH3COO, तो यहाँ आ जाएगा CH3COO और साथ में क्या जुड़ जाएगा, C2H5, इथाइल एसीटेट, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। CH3COO C2H5, OH और H वाटर निकाल दो, C2H5 को यहाँ पे जोड़ दो, तो इथाइल एसीटेट, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये सभी MCQ थे किसके, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में आगे, खंड बा दिया हुआ है इसमें, खंड बा, वन क्वेश्चन में दिया है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की
लंबाई का आधा बनता है। नंबर 1, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। नंबर 2, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए, तो इसमें गिवन है एक उत्तर दर्पण से 25 सेंटीमीटर वस्तु रखी हुई है। आंसर इसका 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का। तो u = -25। वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। माना वस्तु की लंबाई मान लेते हैं O = x, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई इसकी आधी हो जाएगी। प्रतिबिंब की लंबाई I = x/2 हो जाएगी। राइट। अब कह रहा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। हमारे पास फार्मूला m = क्या होता है, -v/u एंड m = I/o। तो दोनों इक्वल कर देंगे इनको, 1 एंड सेकेंड, -v/u I/o। हमें u कितना -25 दिया हुआ है, I कितना x/2 दिया हुआ है अपॉन x। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाने के बाद कितना आ गया हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया v/25। x कैंसिल कर दो तो ये 1/2 आ गया। देयरफॉर ये हमारे पास आ जाएगा v = 25/2, 12.5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v ये कितनी होगी, 12.5। दर्पण की क्या निकालनी है हमको, फोकस दूरी। तो ये भी हमने क्या निकाल लिया, क्या काउंट कर लिया हमने, v निकाल ली। अब निकालनी है फोकस दूरी। तो देखते हैं इसको। तो दर्पण के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। v हमको मिल गया, u भी पता है, 1/f। v कितना दिया हुआ है हमको, 1/12.5। यहाँ u क्या नेगेटिव है, 25। इसमें एलसीएम ले लेते हैं, 2 टाइम्स आएगा, ये 1 आएगा, और इसके बाद ये 1/25 हो गया। 1/f = 1/25, देयरफॉर f = 25 सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी सीरीज में। अगला क्वेश्चन गिवन है 22। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में गिवन है। लिखा हुआ है अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर, अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती है। सेकेंड पॉइंट गिवन है लेंस की अनुपस्थिति में
ये किरणें कहाँ पर फोकस होती हैं? ये किरणें कहाँ पर फोकस होती हैं? लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, ये हमको गिवन है। अब सारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से कितना 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो अब सारी किरणें किसके द्वारा आती हैं? उत्तल लेंस के द्वारा। ये किरणें ऐसे आएंगी और ये ऐसे जाएंगी यहाँ पे, लेकिन इनके मार्ग पे हम क्या रख देते हैं? अवतल लेंस रख देते हैं ऐसे। अवतल लेंस, अब सारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से कितना, तो ये किरणें ऐसे जाती, यहाँ पर फोकस करती, लेकिन जैसे ही वैसे यदि ये अवतल लेंस नहीं होता तो ये किरणें यहाँ फोकस करती। अब ये अवतल लेंस रखने से क्या होगा? ये किरणें थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगी और आगे फोकस करेंगे ऐसे। ये इनको क्या करेगा? फैला देगा। और वैसे इसकी अनुपस्थित में कहाँ फोकस करती हैं? वो यहाँ पे फोकस करती हैं, और ये क्या कर देगा? इनको फैला देगा। राइट। तो क्या कह रहा है? अब सारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से कितना पीछे, लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस करती हैं। तो वहाँ पर फोकस करती हैं, मतलब इमेज यहाँ बन रही है लास्ट, तो v = -20 सेंटीमीटर। और हमें क्या गिवन है इसमें? हमको गिवन है फोकस दूरी क्या है? 30 सेंटीमीटर। f = -30 सेंटीमीटर। तो फार्मूला लगाएंगे, क्या है हमारा? लेंस का 1/f = 1/v - 1/u 1/30 1/-20, ये आ गया। इसको इधर ले आएंगे, 1/20 = -1/u। एलसीएम 60 आ गया, ये क्या आ गया? -2 और ये 3, ये क्या हो गया? -1/u। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया? ये 1/60 -1/u। तो u = कितना आ गया हमारे पास? -60 आ गया। राइट। तो किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे फोकस करती हैं। तो लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे फोकस करती हैं, इसका मतलब राइट में फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब v हमारा प्लस होगा। ये मिस्टेक है, हम इसको यहाँ पर ले आएंगे माइनस, और ये हमें क्या दिया हुआ है? लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव हो गई अवतल लेंस की, और ये माइनस हो गया, ये आ गया, और ये 5 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ये इसको सिंपल कर लेते हैं। ये राइट में कर रही हैं, इसका मतलब है ये आ गया हमारे पास। ये कितना होगा? 5/60 -1/u, कैंसिल करेंगे 1/12, तो u = 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो u क्या हो गया हमारा? 12 सेंटीमीटर। राइट। तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि लेंस की अनुपस्थित में ये कहाँ पर फोकस करती? ये 12 सेंटीमीटर दूरी पर फोकस करती। यदि ये लेंस नहीं होता, और वैसे कहाँ पे कर रही हैं? ये 20 सेंटीमीटर। तो लेंस की अनुपस्थित में किरणें कहाँ फोकस होती? ये क्या होती? अब ये जो हमारी यहाँ पे जो इमेज बन रही है, ये इमेज इसके लिए, इस अवतल लेंस के लिए किसका काम कर रही है? वस्तु का काम कर रही है। राइट। और ये इनको फैला देता है, तो इमेज कहाँ बन रही है? ये राइट में बन रही है इसके 20 सेंटीमीटर। तो लेंस की अनुपस्थित में किरणें कहाँ फोकस होती? 12 सेंटीमीटर दूर पर फोकस होती। अवतल लेंस है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव ली गई है, और ये क्या है? 20 सेंटीमीटर लेंस के पीछे फोकस करती है, तो ये क्या है? उसकी
प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रही है, वो उसके लिए है। और हमने इससे u की वैल्यू निकाली, u क्या आ गई 12 आ गई, और भी क्या आ गई पॉजिटिव। इसका मतलब ये क्या काम कर रहा है, ये जो इमेज बन रही है इसके द्वारा ये क्या काम कर रहा है, वस्तु का काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है हमारा, इसके लिए, किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। और वही इनको उठा करके यहाँ रख देता है, इमेज यहाँ बना देता है, तो यहाँ फोकस करती है, ये क्या कहलाएगा, वी कहलाएगा। तो इसका सलूशन ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में गिवन है 23 2 ओम 3 ओम 6 ओम की तीन प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए, ताकि नंबर 1 4 ओम, नंबर 2 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तो किस प्रकार जोड़ा जाए कि 4 ओम और 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध हमको मिले। तो इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, हमें क्या चाहिए, 4 ओम चाहिए। यदि हम 2 ओम तो हमारे पास है, अब ये 3 और 6 को हम एडजस्ट कर लें। किस तरह से, समांतर या श्रेणी किस तरह जोड़ें कि 2 आ जाए इन दोनों को जोड़ने। तो 2 क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को, इसको किस तरह से देखते हैं। तो हमारे पास 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम है। ट्राई करते हैं 3 ओम और 6 ओम को यदि हम सीरीज में जोड़ेंगे तो 3 + 6 क्या आएगा 9, तो ये तो बढ़ जाएगा, इसलिए सीरीज में जोड़ना बेकार है। 2 ओम दिया हुआ है पहले से, यदि ये इन दोनों का सम किसी भी तरह से, इनका रेसिप्रोकल का सम या इनका डायरेक्ट सम यदि 2 आ जाता है और उसको इसके साथ सीरीज में जोड़ देते हैं तो 4 आ जाएगा। तो 3 और 6 सीरीज में जोड़ेंगे तो 9 आएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब यदि इनको पैरेलल ऐसे जोड़ देते हैं तो क्या आएगा 6 2 ये 1 और ये 3/6 ये 1/2, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 2, मतलब 1/, ये हमने r लिख दिया, ये 1/r1 मान लिया। इन दोनों को हमने समांतर क्रम में, r1 क्या आ जाएगा 2 आ गया और 2 क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब है कि हम 3 और 6 को किस में जोड़ दें, समांतर में। तो इसको हमने r1 ले लिया, इसको हमने r2 ले लिया, इसको r3 ले लिया। तो लिखेंगे r2 एवं r3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो क्या आ गया इसका तुल्य प्रतिरोध, r' 1/r2 + 1/r3, 3 + 1/6, ये 6 आ गया, ये 1 आ गया। तो 1/r' = 3/6, ये 1/2, तो r' क्या आ गया 2 आ गया। अब क्या करें, 2 ओम और इस 2 ओम को किस में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में। 2 ओम एवं r' को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध माना r है। तो 2 ओम + r', 2 + 2 ये क्या हो जाएगा 4 ओम। तो इसका आंसर क्या आ गया 4 ओम। तो हम किस प्रकार जोड़ा जाए, इसका मतलब है कि हम यदि इसका फिगर बनाना चाहें तो क्या बनेगा कि इस तरह से, ये फिगर बनेगा। ये 2 ओम रहेगा, ये 3 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों समांतर में रहेंगे और ये किस में, श्रेणी में रहेगा। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है यदि तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाए 1 ओम हो जाए।
तो 2 3 6 दिया हुआ है। तो फिर वही सेकंड पार्ट का आंसर 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। अब 3 और 6 को हमने समांतर में जोड़ा हुआ था, तो हमारे पास कितना आया हुआ था? 2 आया हुआ था। और 2 और 2 को इसको फिर, तो ये R1, ये R2, ये R3, R2 और R3 को समांतर में जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने पर माना प्रतिरोध R डैश है, तो 1/R डैश इक्वल टू 1/R2, 1/R3, 1/3 प्लस 1/6, 1/R डैश, एलसीएम 6 आ गया 2, 3/6 ये 1/2 हो गया, R डैश इक्वल टू 2 ओम आ गया। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम किस में जोड़ दें? फिर समांतर क्रम में जोड़ दें, तो ये 1 ओम के इक्वल आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करें? R1 एवं R डैश समांतर क्रम में जोड़ने पर माना तुल्य प्रतिरोध R है, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R डैश, तो 1/2 प्लस 1/2, ये 2, 1 प्लस 1, 2/2 इक्वल टू 1 ओम आ गया। तो 1/1 लिखो या 1 लिखो, तो R इक्वल टू 1 ओम आ गया। इसका फिगर कैसे बनाएंगे? इसका फिगर तीनों को हम किस में जोड़ देंगे? समांतर क्रम में। तो ये फिगर बन जाएगा। ये फिगर बनेगा 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। इनको डायरेक्ट भी यदि हम करते तो ये आता समांतर में 6, 3, डायरेक्ट भी आ जाता 3, 2, 5, 1, 6, और आंसर क्या आ जाता? 1। तो इस तरह से इसको जोड़ देंगे, तो इसका भी आंसर ये आ गया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित योग के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। पहला दिया हुआ एथेनोइक एसिड, पहला गिवन है एथेनोइक एसिड। एथ, इसका मतलब 2 कार्बन। ओएक एसिड तो क्या होगा? COOH। इसमें कितना? एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन। इसका कैसे बनेगा? तीनों जगह हाइड्रोजन लगा देंगे, तीन जगह पर ऐसे। C एक ऑक्सीजन को नीचे लाएंगे, ये O और ये H। ये इसका संरचनात्मक फार्मूला बनेगा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ ऑक्सीजन एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। ये किसका संरचनात्मक सूत्र हो गया? एथेनोइक एसिड का। अगला है मेथेनल। नल मतलब एल्डिहाइड है, दूसरा है मेथेनल। एक कार्बन है, CHO लिखेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। अब C, इसको नीचे ऑक्सीजन को, H इधर, इस H को इधर। ये मेथेनल का संरचनात्मक फार्मूला हो गया। तो ये मेथेनल का हो गया। एल्डिहाइड ग्रुप है, अल है। 1 क्लोरोप्रोपेन, तो 1 क्लोरोप्रोपेन का देखते हैं। 1 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन लिखा हुआ 3 कार्बन होंगे ऐसे। 1 क्लोरो, पहले नंबर पर Cl, हर जगह H लगा देंगे। कार्बन की वैलेंसी 4, 1, 2, 3, 4, हर जगह 4 चेक कर लेना है। तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन का संरचनात्मक फार्मूला हो गया। इसके बाद बोला गया है नाइट्रोमेथेन।
नाइट्रोमेथेन का एक कार्बन नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे, ये हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये किसका है? नाइट्रोमेथेन का संरचनात्मक फार्मूला है, सूत्र है। अगला देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है निम्न यौगिकों का IUPAC नेम लिखिए। ये क्वेश्चन गिवन है। पहला है SCHO, दूसरा गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या हुआ? मेथेनॉल। 1 2 3 3 कार्बन दिए हुए हैं, एल्कीन है। प्रोप 1इन ले सकते हैं इसको, या प्रोपीन 1 ले सकते हैं, या 1 प्रोपीन ले सकते हैं। तो ये इसका पहला पार्ट था, ये A और B थे इसमें, राइट। तो इस तरह से इनका IUPAC नेम हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में थ्योरी है, उसको छोड़ते हैं। थर्ड पार्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, अणुसूत्र और उसको गर्म करने पर। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम व अणुसूत्र लिखिए। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका रासायनिक नाम है, इसका फार्मूला होता है NaSCO3, रासायनिक नाम। ये इसका अणुसूत्र है, ये अणुसूत्र हो गया। रासायनिक होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, NaSCO3 को हम हीट कर देते हैं, तो कार्बोनेट है तो CO2 देगा, और बाइकार्बोनेट को जब भी हम हीट करेंगे तो वो कार्बोनेट में चेंज होगा। कार्बोनेट क्या होगा? सोडियम का Na2CO3 होगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, वहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, इसलिए हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा? वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। और चेक कर लेते हैं, 2 3 6 3 2 5 और 1 6, ऑक्सीजन का कंप्लीट है। तो हीट करने पर ये क्या देता है? सोडियम कार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट है तो CO2 निकलेगा, हाइड्रोजन किस में निकल जाता है? वाटर के फॉर्म में। तो इसका सलूशन ये हो गया। उसी में अथवा में क्वेश्चन गिवन है, अथवा का क्वेश्चन करते हैं। इसमें गिवन है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अवक्रिया, इसमें क्या होता है? आयनों का इंटरचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे बेरियम क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन Na2SO4 से करा दें तो क्या होगा? Ba किसके साथ चला जाएगा? Ba डबल प्लस होगा, यहाँ SO4 के साथ जाएगा। आयनों में इंटरचेंज होता है, सोडियम और NaCl एक साथ जाएंगे, तो यहाँ आयनों के आदान प्रदान से क्या बनते हैं? नए यौगिक बनते हैं। Na 2 है, 2 से मल्टीप्लाई, और इस तरह से इसका एग्जाम्पल ये है। दूसरा दिया उदासीनीकरण अपक्रिया।
उदासीनीकरण। इसमें क्या होगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लेंगे HCl, ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, इनकी क्रिया से जल और साल्ट बनते हैं। तो ये NaCl साल्ट बन गया और वाटर ये प्रबल क्षार है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। तो NaCl प्लस वाटर, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया से क्या बनते हैं, साल्ट और वाटर, ये उदासीनीकरण क्रिया है। इसके बाद गिवन है योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया, इसमें क्या है, हम इसमें लेंगे इथिलीन। इथिलीन का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यहाँ हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास, और ये क्या बना देगा, CH3। मतलब असंतृप्त यौगिक से क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और क्या बन जाएगा, संतृप्त यौगिक, एथेन बन जाएगा, राइट। और ये क्या है, एथीन है। तो असंतृप्त यौगिक का संतृप्त यौगिक में चेंज होना, ये क्या है, योगात्मक अपक्रिया है।